Okay, so in today's class, we are going to discuss about the first primary bond in detail, that is called ionic bond. In yesterday's class, we got a summary about the chemical bonds. There I told you something about ionic bond. वहाँ हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन और थोड़ी कुछ बातें कल भी पढ़ी थी, और आज उन बातों को रिपीट करेंगे और साथ में कुछ नई बातों के बारे में जानेंगे अबाउट आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड्स जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, तो दो बोथ नेम्स आर सेम, इधर इट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी बॉन्ड. तमाम ही प्राइमरी बॉन्ड्स में, मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हमारे पास होता है प्राइमरी बॉन्ड, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एटम को एटम से जोड़ कर रखने वाली ताकत होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रामोलिकुलर फोर्स होती है, उसको हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड. ठीक है, जिसको इतने आराम से ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है. ठीक है, जिसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं दैट इज़ आयनिक बॉन्ड. और इसको डिस्कवर किया था एक जर्मन केमिस्ट ने, जिनका नाम था डब्ल्यू कोसेल. 1916 में डिस्कवर हुआ था ये बॉन्ड, और 1916 में ही कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कवर हुआ था, जिसको जी.एन. लेविस ने डिस्कवर किया था. आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम. ये बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है. और ट्रांसफ़र एटम किससे, इलेक्ट्रॉन किससे होता है भाई? मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं, किसमें? नॉन मेटल में. चूँकि मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि नॉन मेटल सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं. जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आता है और वो कैटायन बन जाता है. यही इलेक्ट्रॉन जब नॉन मेटल गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायन बन जाता है. फिर ये पॉजिटिव चार्ज कैटायन और नेगेटिव चार्ज एनायन साथ में जुड़ जाते हैं, साथ में बॉन्ड बना लेते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो कैटायन और एनायन के बीच में होती है, इसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, सो या तो ये भी कह सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि कैटायन और एनायन की अट्रैक्शन से बनता है. क्योंकि जब एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला कैटायन बन जाता है और गेन करने वाला एनायन बन जाता है. फिर यही नेगेटिव और पॉजिटिव के अट्रैक्शन से आपके पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, और ये भी याद रखने की बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ई एन डिफरेंस से मुराद दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों एटम्स के बीच का 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली अ कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. वेरियस कंडीशन होती है कि आयनिक बॉन्ड कब होगा, जैसे कि जो मेटल्स हैं उनके आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए, नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर आयनिक बॉन्डिंग होती है. या एक कंडीशन ये भी है कि जो दोनों एटम जो साथ में जुड़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल, उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए. अगर 1.7 से कम होगा तो सूरत में बॉन्ड आपका कोवेलेंट होगा. लेट्स हैव एन एग्जांपल. सोडियम क्लोराइड NaCl, ये आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, बिकॉज सोडियम इज़ अ मेटल, क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल. सोडियम चूँकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होती है, 0.9. क्लोरीन चूँकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 3.0. जब नमक बनेगा, NaCl को जब बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड की जब फॉर्मेशन होगी, तो अगर हम उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस देखें तो 3 में से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? 0.9. 3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.1. इसका मतलब कि 2.1 इज़ ग्रेटर देन 1.7, इसलिए कि NaCl की अंदर जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? आयनिक बॉन्ड होगा. तो आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन ये होती है कि दो आइटम्स जो साथ में जुड़ रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं. आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो सोडियम क्लोराइड के अंदर होती है, सोडियम क्लोराइड मीन्स दैट इज़ कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, या घर में जो हम खाने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, वो कैसे बनता है, उसको किस तरह से उनके बीच बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, उसके बारे में जानेंगे. तो याद रखिए 3 स्टेप्स होते हैं आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में. जो सबसे पहला स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ Na पॉजिटिव आयन. सबसे पहले Na पॉजिटिव आयन बनता है, जिसको हम लोग जो है वो कैटाइन भी कहते हैं, और कैटाइन सारे के सारे पॉजिटिव आयन्स कहलाते हैं.
और उसको याद करने के लिए क्या चीज़ हमारे पास निमोनिक है, कैट्स हैव पॉस, मतलब बिल्लियों के पंजे होते हैं, तो कैट्स हैव पॉस, दैट्स वाई कैटाइंस हैव पॉजिटिव चार्ज। और कैटाइन बनता किस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी एटम जो है वो लॉस करता है तो सूरत में कैटाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन सबसे पहले होगी, Na पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन सबसे पहले होगी, तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 11 होता है, ठीक है। तो सोडियम को जो एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपको पता है Z इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर ही बताता है आपको कि एटम्स में प्रोटॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एटम के अंदर बराबर होते हैं, इसलिए ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। तो इस वक्त ये सोडियम का एटम है जो मैंने यहाँ पर उसका एक ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ शेल दिख रहे हैं, फर्स्ट शेल इसके शेल, फिर एल शेल दिख रहा है, फिर आपको एम शेल दिख रहा है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अभी इस वक्त सोडियम एटम का जो है डुप्लेट वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ज़्यादा बेहतर ये है कि वो इसे 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन को हटा दे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसको एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन के लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चाहिए होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल भी उसको हम कहते हैं। तो जब हम इसको एक खास अमाउंट में एनर्जी देंगे तो क्या होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो दैट सी बात है कि एक पूरा एक शेल ख़त्म हो जाएगा, तो पिछला शेल सिर्फ बच जाएगा जिसमें ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। तो उस सूरत में क्या होगा, यहाँ पर अब ये सोडियम एटम जो है वो जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर लेते हैं तो वो आइंस बन जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं तो फिर उस सूरत में पॉजिटिव आइंस बन जाते हैं, गेन करने पर नेगेटिव आइन बन जाते हैं। अब चूँकि इसके पास प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 10 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इस पर टोटल चार्ज आपका +1 आ गया। यही +1 हम सोडियम के ऊपर +1 लिख देते हैं। तो ये कैटाइन की फॉर्मेशन होगी, उसको हम सोडियम आइन कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आइन आपका जनरेट हो गया। नेक्स्ट, अच्छा, इसको हम इक्वेशन में अगर लिखना चाहे तो इस तरह लिखते हैं, सोडियम 2,8,1 के शेल, एल शेल, एम शेल। इसको जब हमने हीट किया, एनर्जी दी, उस एक ख़ास अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम IP कह रहे हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो उससे क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा सोडियम से, 2,8 और +1 चार्ज आ जाएगा, सोडियम आइन बन जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो बन गया, दिस इज सोडियम आइन, और एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाता है तो राइट साइड पर उसको हम शो करते हैं। अब चूँकि उसमें हमें हीट एनर्जी इसको देनी पड़ी है, हीट एनर्जी दी है तब इलेक्ट्रॉन निकला है, तो राइट साइड पर जो हम डेल्टा H की वैल्यू लिखते हैं, ये डेल्टा H क्या कहलाता है, डेल्टा H कहलाता है चेंज इन एंथैल्पी। दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंथैल्पी। और ये चेंज इन एंथैल्पी क्या होती है कि अमाउंट ऑफ हीट, जितनी भी हीट, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग आ रिएक्शन। तो चैप्टर 5 में भी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये डेल्टा H जो होता है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, या एंथैल्पी वैल्यू इसको हम कहते हैं। ये क्या बताता है, किसी भी रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी लॉस हुआ है, कितनी एनर्जी गेन हुई है। तो ये जो प्लस चार्ज आता है, ये प्लस अगर जब भी आ जाए ना, प्लस में कोई वैल्यू लिखी है तो प्लस से मुराद होती है कि रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक से मुराद इसमें हीट हमें देनी पड़ी है। तो 495 किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल इज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी, ये हीट एनर्जी। जब 495 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी हम इसको देते हैं, तब जाकर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है सोडियम के एटम से। तो ये हमने राइट साइड पर उसको दिखा दिया। इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लाइक कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर जो होता है हमारे पास, वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए हम हीट एनर्जी को या एंथैल्पी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो द सेकंड स्टेप इज़ फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव आइन। अब Cl नेगेटिव आइन कैसे बनेगा, जिसको हम क्लोराइड आइन कहते हैं। तो ये क्लोरीन का एटम आपके पास मौजूद है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे के शेल में, नेक्स्ट शेल में 8 आ गए, 10 हो गए, 7 और लगाने हैं। तो एम शेल में, लास्ट शेल में आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए, तो टोटल आपके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है।
अब क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला था वो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन में एंटर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये तो 7 दे देगा, ये एक ले लेगा। बेहतर ये कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने निकाला है ये वाला इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले, गेन कर ले ये, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को सोडियम से जो है वो गेन कर लेगा। तो क्या हो जाएगा 2,8,8 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और Cl से ये Cl नेगेटिव आइन बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा और नेगेटिव आइन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि नोबल गैस कन्फिग्रेशन इसने ऑब्टेन कर ली, ठीक है, Cl नेगेटिव आइन ने। आर्गॉन की तरह की एक कन्फिग्रेशन इसने यहाँ पर जो है वो ऑब्टेन कर ली है। तो असल में इसके पास क्लोरीन है जो है वो प्रोटॉन्स तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, तो +17 और -18 -1 हो गया, यही चार्ज जो है वो Cl के ऊपर आ जाएगा, Cl नेगेटिव आइन। तो नेगेटिव आइन उस वक्त बनेगा जब एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एंटर हो रहा हो, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हो, उसको एनाइन भी कहते हैं। कैटाइन पॉजिटिव चार्ज होता है तो एनाइन नेगेटिव चार्ज होता है। इसको इक्वेशन से शो करें तो Cl 2,8,7 एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो 2,8,8 हो गया और हीट एनर्जी लिबरेट हो गई। जितनी भी हीट एनर्जी निकली है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हीट एनर्जी निकलती है इसमें -348 किलोजूल पर मोल। ये नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि जो रिएक्शन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट एनर्जी देना नहीं पड़ रहा है बल्कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो सेकंड स्टेप समझ में आया, पहले स्टेप में कैटाइन बना, दूसरे स्टेप में एनाइन बना, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया क्लोरीन ने। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये Na पॉजिटिव आइन सोडियम आइंस है और जो Cl नेगेटिव जो आपका एनाइन है क्लोराइड आइन, तो दिस इज क्लोराइड आइन। नेगेटिव चार्ज आइन जो होते हैं उनमें आईडी लास्ट में लगा देते हैं। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर आपस में क्या बना लेंगे, आपस में इलेक्ट्रोसिटी की अट्रैक्शन होगी। अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों साथ में दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो दो अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोसिटी का अट्रैक्शन। और उससे हीट एनर्जी निकलती है वो निकलती है -788 किलोजूल पर मोल। इतनी हीट एनर्जी लिबरेट होती है जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो 495 देनी पड़ी है और -348 निकल गई है, तो जो बचने वाली वैल्यू है वो बहुत थोड़ी सी है, जो थियोरेटिकल वैल्यू है। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो गेन होती है वो -788 किलोजूल पर मोल हीट एनर्जी गेन होती है। इसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। और इसी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के लिबरेट होने की वजह से जो NaCl का मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और इस वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एक बॉन्ड होता है, चूँकि एटम्स जो है अपनी एनर्जी को लोअर करके जो है वो अपने आप को स्टेबल करते हैं। तो उससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लिबरेट हो जाती है और बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब आयनिक बॉन्ड हो रहा होता है। जब सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो एक बड़ा एक्सप्लोजिव टाइप का, एक धमाकेदार किस्म का एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट एनर्जी बड़ी तादाद में जो है वो निकल जाती है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, इसी को कहा जाता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी की अलग से डेफिनेशन 1 मार्क की अगर आपकी आती है तो आप उससे बताते हैं लैटिस एनर्जी क्या चीज़ है भाई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ क्रिस्टल इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस एटम। मतलब अगर 1 मोल क्रिस्टल बनता है गैसियस एटम से मिलकर, तो 1 मोल क्रिस्टल जब बनेगा तो जितनी हीट एनर्जी निकलेगी उसी को हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। क्योंकि जब नमक बनता है तो नमक के क्रिस्टल्स बनते हैं, इस तरह से नमक के क्यूबिकल टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि 4 सोडियम आइंस और 4 क्लोरीन आइंस मिलकर जो है वो नमक का क्यूबिकल क्रिस्टल बनाते हैं। आपने देखा होगा नमक जो है क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, क्रिस्टल जैसा होता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जितनी हीट एनर्जी निकलती है क्रिस्टल की फॉर्मेशन के लिए उसी हीट एनर्जी को हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, जो क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन के दौरान निकल रही होती है, खारिज हो रही होती है। तो इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट किया जाता है, कराची बोर्ड में हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, वरना बॉन्ड हेबर्ट साइकिल हम पढ़ते हैं उसमें पंजाब टेक्स्ट में, तो वहाँ पर हम उसको कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि लैटिस एनर्जी किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है उसकी। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड जो जैसे नमक अगर आप जहन में रखो तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे आर सॉलिड। सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, जैसे नमक सॉलिड है। सेकंड, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, सख्त तो होते हैं उसके साथ ब्रिटल होते हैं। देखो हार्ड चीज़ें 2 तरह की होती हैं, या तो हार्ड एंड ब्रिटल होगा या हार्ड एंड मेलिएबल होगा। हार्ड एंड मेलिएबल जैसे आयरन, अगर आप उस पर हैमरिंग करोगे, उस पर हथौड़ी मारोगे तो क्या होगा, वो चिपटा होना शुरू हो जाएगा, शीट्स बननी शुरू हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं हार्ड एंड मेलिएबल। यही अगर आप किसी नमक के बड़े पीस पर अगर आप जो है वो हथौड़ी मार दो तो वो चिपटा नहीं होगा बल्कि वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, टूट कर स्कैटर हो जाएगा। इसलिए हम उसको कहते हैं हार्ड और ब्रिटल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्रिस्टलाइन नेचर क्यों, क्रिस्टल जैसे होते हैं ये, ठीक है, अभी बताया मैंने, अमरफस नहीं होते। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट,
चूँकि जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, इस वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, हाई टेम्परेचर पर जाकर मेल्ट होती है। जैसे नमक है तो 801 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर NaCl मेल्ट होता है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। घर पे नॉर्मली आप जो है वो नमक को पिघला भी नहीं सकेंगे जितना भी हीट कर दो, उसके लिए फर्नेस नॉर्मली रिक्वायर्ड होगा जिसमें आप उसको मेल्ट कर सकें। नेक्स्ट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं, नमक है पानी में हल हो जाएगा। क्यों पानी में हल हो जाते हैं? क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, क्योंकि इनमें पोल्स होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर नेचर के होते हैं। और हमने 9th क्लास में पढ़ा था लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। चूँकि आयनिक कंपाउंड्स खुद पोलर हैं, पोलरिटी इनकी है, तो वो पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाएंगे। और पोलर सॉल्वेंट से मुराद वाटर एक पोलर कंपाउंड है। यही अगर आप पेट्रोल में या बेंजीन में या CCl4 में अगर आप नमक को डिजॉल्व करना चाहोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा, कैरोसिन ऑयल में नहीं होगा। क्यों? चूँकि ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर के अंदर जो है नमक हल हो जाता है, ठीक है, इसलिए जो है वो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, हर ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर हल कर लेता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है कि इनके लिक्विड स्टेट में इनके अंदर से करंट कंडक्ट हो सकता है। मतलब ये मोल्टन या एक्वस स्टेट में अगर आप उसको पानी में डाल दें नमक को, या अगर आप उसको मेल्ट कर दें हाई टेम्परेचर देकर, इन दोनों सूरतों में क्या हो सकता है कि ये मेल्टिंग हो सकती है, या इन दोनों सूरतों में क्या कर सकते हैं कि ये करंट कंडक्ट कर सकते हैं। सॉलिड NaCl से तो करंट पास नहीं होगा, लेकिन यही अगर आप जो है वो नमक को पानी में डाल दें या उसको हीट करके मेल्ट कर दें 801 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, तो क्या होगा कि नमक जो है वो गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हर वो सब्सटेंस जो लिक्विड स्टेट में करंट कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो कंप्लीट आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज़ द सेकंड बॉन्ड ऑफ चैप्टर 4 प्राइमरी बॉन्ड्स, ठीक है।